हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की हमारी इस वीडियो का हमारा टॉपिक है ट्रेजरी स्टॉक्स। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम ट्रेजरी स्टॉक्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्रेजरी स्टॉक क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको ये इन शॉर्ट एंड सिंपल बता दूं कि जब क्या होता है कि कंपनी अपनी शेयर्स जो है वापस ख़रीद लेती है शेयर होल्डर्स से, तो वो जो शेयर्स जितने के शेयर्स खरीदती है उसकी एंट्री वो ट्रेजरी एज अ ट्रेजरी स्टॉक करके डालती है। ठीक है, सो दीज आर द बेसिकली स्टॉक बायबैक्स, यानी कि ये स्टॉक्स बायबैक्स हैं। ठीक है, स्टॉक बायबैक्स यानी कि कंपनी जो है वो जो मार्केट में शेयर होल्डर्स बैठे हुए हैं उनसे वो अपना शेयर वापस खरीद लेती है। ठीक है, सो व्हेन द कंपनी बाय बैक इट्स ओन स्टॉक, treasury stock reduces the total outstanding shares, so we deduct them from stockholders equity। अब ये total outstanding shares को reduce कर देते हैं, क्योंकि total outstanding shares क्या होते हैं, वो shares जो कि जनरल पब्लिक के पास है। ठीक है, अब जब कंपनी ने जनरल पब्लिक से कुछ चंक ऑफ शेयर्स अपना वापस परचेज कर लिया है, तो ऑब्वियसली अब जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं जो पब्लिक के पास हैं शेयर्स, वो जाहिर सी बात है कम हो गए, मतलब कम हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर लेट सपोज के बाज़ार मतलब कि लोग जो हैं वो कुछ 10 लोग हैं जिनके पास कंपनी के शेयर्स हैं। ठीक है, कंपनी ने 5 लोग से उनके शेयर्स परचेज़ कर लिए। ठीक है, तो पहले आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने थे, 10 शेयर्स थे। ठीक है, अब 10 में से 5 कंपनी ने वापस बाय बैक कर लिए, तो अब कितने आउटस्टैंडिंग शेयर्स बच गए, 5 बच गए। ठीक है, तो जिस तरह तो इसी वजह से ये जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है वो कम हो जाता है जब कंपनीज बाय बैक करती हैं। ठीक है, सो कंपनी रिकॉर्ड इट्स ऑन स्टॉक परचेज एज ट्रेजरी स्टॉक। जब अपना स्टॉक खुद ही परचेज करती है तो उसको एज अ ट्रेजरी स्टॉक रिकॉर्ड करती है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, और बेसिकली बैलेंस शीट का आइटम है। ठीक है, विच इज़ अ कॉन्ट्रा एक्विटी बैलेंस शीट आइटम। ठीक है, कॉन्ट्रा एक्विटी कहते हैं, यानी कि वो एक्विटी को रिड्यूस करता है, यानी कि स्टॉक होल्डर एक्विटी है उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, तो हम बेसिकली ये ट्रेजरी स्टॉक माइनस में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, सो व्हेन द कंपनी रीअक्वायर्ड इट्स ओन शेयर दे कॉल इट ट्रेजरी स्टॉक। जब कंपनी जो है अपनी शेयर्स रीअक्वायर्ड कर लेती है, यानी कि वापस खरीद लेती है, अपने पास वापस बुला लेती है, ठीक है, तो उसको हम जो है वो ट्रेजरी स्टॉक कहते हैं। ठीक है, अब देखो वापस बुलाना यानी कि उनको रीपरचेज कर, मतलब वापस अपने स्टॉक जो जिनके पास भी शेयर्स था उनको पैसे देके अपना स्टॉक वापस ले लेना। ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो जो है स्टॉक को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं या स्टॉक को जो है ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है। ठीक है, बल्कि वो स्टॉक को अपने पास लेकर रख लेते हैं। ठीक है, अब इसकी जो है वो सेवरल रीजंस हो सकते हैं, वो रीजंस हम आगे जानेंगे। ठीक है, सो रीएक्विजिशन ऑफ own stock does not affect income statement as these are the company's own stocks and no profit and loss on them। ठीक है, अब देखो ये कंपनी की खुद के स्टॉक है, तो कंपनी अपने आप कोई प्रॉफिट तो नहीं देगी ना ही अपने आप को जो है वोट देगी, ना ही जो भी इनसे डिविडेंड जनरेट होगा इन स्टॉक से वो अब कंपनी के पास तो नहीं जाएगा, क्योंकि कंपनी वो डिविडेंड देती है स्टॉक्स को। ठीक है, उन स्टॉक्स को, तो जिसकी वजह से उन स्टॉक्स पे कोई भी डिविडेंड नहीं होता, ना ही उन स्टॉक्स पे कभी वोटिंग राइट होता है। ठीक है, वो एक तरह से समझे कि कंपनी ने अपने पास बुलाकर उसको लॉक कर लिया। ठीक है, उन शेयर्स को। अब कंपनी जाहिर सी बात है कंपनी अपने आप को तो डिविडेंड नहीं देगी ना, तो जिसकी वजह से वो उन स्टॉक्स जो कंपनी बायबैक कर लेती है, जो ट्रेजरी स्टॉक्स जिनको हम कहते हैं, अब कंपनी कह रही है। ठीक है, तो उन शेयर्स पे ना उन शेयर्स के वोटिंग राइट्स होते हैं, ना ही उन शेयर्स पे डिविडेंड इशूड किए जाते हैं। ठीक है, फिर देयर आर 2 मेथड टू रिकॉर्ड दम। अब जब ये परचेस करती है तो दो तरीके से उनके अमाउंट जो वो रिकॉर्ड कर सकती है। एक उनकी पार वैल्यू से, यानी कि उनके ऊपर जो उनकी जो फेस वैल्यू है, स्टॉक की जो फेस वैल्यू लिखी हुई है वो फेस वैल्यू से वो रिकॉर्ड करें, या तो फिर उनकी जो कॉस्ट है, यानी कि जितने में उन्होंने ख़रीदे उतने में ही वो रिकॉर्ड करें। ठीक है, फिर मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा कि किस तरह ये बायबैक वर्क करता है। ठीक है, देखिए कंपनीज यहाँ पे कैपिटल मार्केट के थ्रू कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं वो जनरल लोग खरीद लेते हैं। ठीक है, जिनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। अब कंपनी क्या करती है, देखिए ये कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी है। अब कंपनी क्या करती है, इनसे अपने शेयर्स वापस खरीद लेती है और इनको कुछ पैसे दे देती है। ठीक है, तो जब उनको पैसे देकर इनसे शेयर वापस ले लेती है, तो वो जो शेयर्स खरीद लेती है उसको कंपनी क्या बोलती है, ट्रेजरी स्टॉक। ठीक है, ट्रेजरी स्टॉक बोलती है, और ये काउंटर स्टॉक होल्डर एक्विटी अकाउंट बन जाता है, क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स यानी कि जैसे जो कि इनके पास शेयर्स थे, ठीक है, वो इनने कंपनी ने वापस परचेज़ कर ली, तो जाहिर सी बात है अब जो शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, यानी कि लोगों के पास जो शेयर्स है वो कम हो गए पहले के मुकाबले। ठीक है,
सो दिस इज़ हाउ दिस ऑल प्रोसेस वर्क्स, ठीक है। तो जब ये लोग ख़रीदते हैं तो हम इसको कॉमन शेयर्स बोलते हैं, ठीक है। जब कंपनी वापस ख़रीद लेती है तो हम इन्हें ट्रेजरी शेयर्स बोलते हैं, ठीक है। सो वाई कंपनीज बाय बैक देयर ओन शेयर्स, कंपनीज क्यों अपना ही शेयर वापस ख़रीद लेती हैं, ठीक है। सो सबसे पहला रीज़न ये कि टू गिव देम टू देयर एम्प्लॉयज़ फॉर इन फॉर्म ऑफ कंपनसेशन, ठीक है। अब जैसे बहुत सारी कंपनीज ये करती हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को उसी कंपनी, जिस कंपनी में वो काम कर रहे होते हैं, उसी कंपनी के शेयर्स इशू मतलब दे देती है, ठीक है, एज अ कंपनसेशन या बोनस की तौर पे, ठीक है। तो बोनसेस और स्टॉक कंपनसेशन इन फॉर्म ऑफ स्टॉक्स यानी कि इक्विटी में काफ़ी कॉमन ग्रांट और जो रिवॉर्ड है माना जाता है, ठीक है। मतलब काफ़ी कॉमनली ये यूज़ होता है कि कंपनीज जो है अपनी शेयर्स एम्प्लॉय को दे देती हैं ताकि वो मोटिवेटेड रहें, और जब उनका स्टेक आ जाता है कंपनी में तो फिर उनका जो काम करने की जो चाहत है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। फिर दूसरा है टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ द स्टॉक एज वेल एज प्राइसेस। अब देखो डिमांड किस तरह, उनकी जो रिमेनिंग जो बचे हुए स्टॉक्स हैं, ठीक है, एक तो उन लोगों ने परचेस कर लिया, बाकी जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखो डिमांड किस तरह बढ़ती है, और उनकी डिमांड जब बढ़ती है तो प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं, ठीक है। अब डिमांड कैसे बढ़ती है, देखो स्टॉक मार्केट में जो प्राइसेस हैं इस तरह मतलब इस तरह तय होती हैं कि जब नंबर्स ऑफ सेलर यानी कि जो लोग जो हैं वो जो ये समझे कि ये इतने सारे सेलर्स हैं, ठीक है। जब नंबर्स ऑफ सेलर्स और नंबर्स ऑफ बायर्स जो है वो कम होते हैं और नंबर्स ऑफ सेलर जो है वो बढ़ जाते हैं नंबर्स ऑफ बायर्स के मुकाबले में, ठीक है। तब क्या होता है कि जो प्राइसेस है वो नीचे गिर जाती हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट में, यानी कि उस शेयर्स की, क्योंकि शेयर्स इतने सारे हैं और ख़रीदने वाला कम है, तो जाहिर सी बात है हर बंदा जो है वो सस्ता बेचेगा अपना शेयर, ठीक है। तो जिसके वजह से प्राइसेस गिर जाती हैं, ठीक है। तो जिसको हम कहते हैं कि मार्केट जो है वो बेरिश हो गई है, यानी कि गिर रही है, ठीक है। अब इसी तरह ही अगर यहाँ पर लेट मी जस्ट क्लियर दिस ऑल, अगर यहाँ पे बायर्स ज़्यादा हो जाएं और सेलर्स जो हैं वो कम हो, तो जिससे क्या होता है कि प्राइसेस बढ़ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी ख़रीदने वाले इतने सारे लोग हैं और बेचने वाले बहुत कम हैं, ठीक है। तो वो उनको ही बेचेंगे तो जो उनको काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस पे करेंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है स्टॉक मार्केट में प्राइसेस एक स्टॉक की तय होती है, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं ये लोग जो है वो स्टॉक्स इन सप्लाई कम कर देते हैं, ठीक है। स्टॉक्स इन सप्लाई कम कर देते हैं यानी कि लेट सपोज कितने चार पाँच स्टॉक्स जो है वो आउटस्टैंडिंग है और 5 स्टॉक जो है वो करंटली ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है। अब जो 5 स्टॉक्स जब करंटली ट्रेड हो रहे हैं वो 10-10 रुपये के हैं, ठीक है। हर स्टॉक 10 रुपये का ट्रेड हो रहा है एक कंपनी का, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे कि इनमें से जो 2 स्टॉक्स हैं वो ख़रीद लिए कंपनी ने, वापस बाय बैक कर लिए, ठीक है। तो अब बायर्स जो पहले 5 समझे कि 5 बायर्स थे, ठीक है। अब बायर 5 है लेकिन स्टॉक्स जो है वो सिर्फ 3 बच गए, क्योंकि दो तो कंपनी ने ख़रीद लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो 5 स्टॉक में ये जो 5 लोग में जो 15 रुपये दे पाएगा सिर्फ उसी को ही दिए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी प्राइसेस जो है वो बढ़ गई हैं, ठीक है। हर 10 रुपये वाले शेयर हर कोई अफोर्ड कर पा रहा था, अब जैसे प्राइसेस बढ़ गई तो अब जो है सिर्फ 3 बायर्स ही अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो अब 3 बायर्स ही ख़रीद पाएंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो सप्लायर है जब उसको पता चलता है कि इतने सारे मार्केट में बायर्स मौजूद हैं तो वो अपनी प्राइसेस दाम बढ़ा देता है, ठीक है। या सेलर, जो हम जिसे सेलर कहें, स्टॉक का सेलर, ठीक है, सप्लायर या सेलर, तो जिसके वजह से प्राइसेस बढ़ जाती हैं और अब जो है वो सिर्फ 3 लोग ही अफोर्ड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि प्राइसेस बढ़ गई और डिमांड भी बढ़ गई स्टॉक्स की, ठीक है। जैसे ही प्राइसेस बढ़ती हैं जो उनकी टोटल कैपिटलाइजेशन है कंपनी की वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। अब दूसरा रीज़न ये कि टू इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर, ठीक है। अब अर्निंग पर शेयर क्या होता है, यानी कि जब मार्केट में अब पे इतने सारे शेयर्स, तो लेट सपोज के मार्केट में जो कुछ शेयर या कुछ चंक ऑफ शेयर जो है वो कंपनी ने ख़रीद लिए, ठीक है। अब बाकी जो शेयर्स बच गए ना, अब उन पे जो अर्निंग पर शेयर आएगी, यानी कि एक शेयर पे कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, उसको हम कहते हैं अर्निंग पर शेयर। तो जो अर्निंग पर शेयर है वो पिछले के मुकाबले बढ़ जाएगी, ठीक है। अब लेट सपोज कि कंपनी ने अभी बायबैक नहीं किया है, ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर आ रही है। अच्छा, ये आने से पहले मैं कैलकुलेट करके आपको बता दूं कि ये कैलकुलेट किस तरह होती है, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट होता है, ये 10,000 कंपनी का प्रॉफिट है, उसको डिवाइड कर देते हैं जो कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज करिए नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो है वो 100 शेयर्स हैं, ठीक है, यानी कि 100 शेयर्स जो है पब्लिक के पास हैं, ठीक है। और कंपनी का प्रॉफिट हुआ है 10,000 में, ठीक है। सो दिस इज़ द जो 100 है वो 100 जो है वो टोटल नंबर्स ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, और जो 10,000 है यहाँ पर
वो हमारा प्रॉफिट है, ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट है, और ये जो है वो नंबर्स ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देखें, तो जब हम 10,000 को डिवाइड कर देंगे हमारे नंबर्स ऑफ शेयर जो कि 100 है, तो हमारे पास आ जाएगा अर्निंग पर शेयर 100 रुपीज़, ठीक है। यानी कि कंपनी ने एक शेयर है, कंपनी के पास जो एक शेयर है उस पर जो है कंपनी, यानी कंपनी नहीं, जो स्टॉक होल्डर्स हैं उन लोगों ने या कंपनी ने एक शेयर पे कितने रुपए कमाए, 100 रुपये कमाए, ठीक है, एक शेयर पे 100 रुपये कमाए। दिस इज़ दी अर्निंग पर शेयर, ठीक है। डिविडेंड ज़रूरी नहीं यार, जितना अर्निंग पर शेयर हो उतना ही वो लोग डिविडेंड दें, ठीक है। डिविडेंड इससे मोस्टली जो है इससे कम होता है अर्निंग पर शेयर से, ठीक है। अगर अर्निंग पर शेयर 100 रुपये तो डिविडेंड जो है वो 50 रुपीज़ तक होगा, ठीक है। अब लेट सपोज कि कंपनी ने 100 शेयर्स में, ठीक है, हमारे नंबर्स ऑफ शेयर्स 100 थे, ठीक है, 100 शेयर्स में से 30 शेयर्स वापस ले लिए, ठीक है। तो अब जो नंबर्स ऑफ शेयर्स जो कि मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं या कैपिटल मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, वो कितने बच गए, अब वो 70 बच गए, ठीक है। अब यानी कि अभी जो है आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हो गए, 70 हो गए, ठीक है। तो अब देखेंगे अर्निंग पर शेयर कितना होता है। पहले अर्निंग पर शेयर जो था वो 100 था, ठीक है। अब अर्निंग पर शेयर देखेंगे कि कितना है, ठीक है। सो हमारे पास प्रॉफिट था कंपनी का 10,000, ठीक है, 10,000 प्रॉफिट था कंपनी का, और अब जो है वो आउटस्टैंडिंग शेयर 70 हो गए, ठीक है। अब देखेंगे कि अर्निंग पर शेयर क्या आ रहा है। तो अब हमारा अर्निंग पर शेयर आएगा 143 रुपीज़, ठीक है। तो अब देखो पहले था 100 रुपीज़, अब 100 रुपीज़ से बढ़ के हो गया 143 रुपीज़, ठीक है। अब ये जो है ये किनको अट्रैक्ट करता है, ये स्टॉक होल्डर्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो अगेन क्या होगा कि बायर्स ज़्यादा आ जाएंगे इस मार्केट में, ठीक है। हर कोई चाहेगा कि मेरे पास इस कंपनी का शेयर हो, तो इससे क्या होगा कि शेयर प्राइसेस ऊपर चले जाएंगी, ठीक है। और शेयर प्राइसेस हमें जब भी ऊपर जाती है तो कंपनी को फ़ायदा ही होता है, क्योंकि उनकी ओवरऑल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कि किस तरह जो कॉस्ट मेथड में ट्रेजरी स्टॉक को किस तरह हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज कि कंपनी ABC लिमिटेड है, जिन्होंने 500 शेयर्स वापस खरीद लिए, ठीक है, और एक शेयर जो है उनको कॉस्ट पड़ी 10 रुपये, यानी कि 10 रुपये देकर उन्होंने एक शेयर लिया, और इससे उन्होंने 500 शेयर्स लिए, ठीक है। तो अब वो इनकी एंट्री किस तरह बनाएंगे, अगर हम इनकी जर्नल एंट्री की बात करें तो देखिए वो पहले ट्रेजरी स्टॉक के शेयर्स कितने थे, 500 रुपये, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 500 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि एक शेयर उनको 10 रुपये का पड़ा, तो 500 कितने के पड़े, 5,000 के पड़े, ठीक है। 5,000 के उनको शेयर्स पड़े, तो जिसके वजह से जो है कैश उनको उन्होंने दिया, ठीक है, कितना 5,000 रुपीज़ उन्होंने कैश दिया, और बदले में उन्होंने वापस अपने शेयर्स ले लिए, ठीक है। तो जो शेयर्स लिए वो उनको वापस हुए, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमने इनको डेबिट कर दिया 5,000 से, और कैश जो उन्होंने पेमेंट की, और कैश एज एसेट जब भी कम होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और कैश की पेमेंट किनको की, जिनके पास ये स्टॉक पड़ा हुआ था, ठीक है, जिनसे इन्होंने ये स्टॉक खरीदा, ठीक है, स्टॉक होल्डर्स बेसिकली। तो जिसकी वजह से उन्होंने कैश की पेमेंट की। अब देखो इसका जो अफेक्ट है वो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाता है, ठीक है। कोई भी गेन या कोई भी लॉस जो होता है वो इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाता है। क्या होता है, देखो यहाँ पे बैलेंस शीट है, ये समझें, ये साइड एसेट है और ये साइड लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटीज़ हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि ये ट्रेजरी स्टॉक हमने बोला था कि काउंटरा स्टॉक होल्डर इक्विटी अकाउंट है, यानी कि ये यहाँ पर जो है वो 5,000 यहाँ से माइनस हो जाएंगे, और 5,000 एसेट की साइड से माइनस हो जाएंगे, क्योंकि 5,000 से हमारा कैश जो है वो कम हो गया, ठीक है। तो क्या करेगा कि ये एसेट को भी कम कर देगा और स्टॉक होल्डर इक्विटी को भी जब कम करेगा तो हमारी बैलेंस शीट बैलेंस हो जाएगी, ठीक है, दोनों तरफ से। अब इसी तरह हम देखते हैं कि किस तरह जो है पार मेथड में ट्रेजरी स्टॉक को परचेज़ किया जाता है, ठीक है। अब लेट सपोज का कंपनी जो है उन्होंने 500 शेयर्स परचेज़ किए अपने, और एक शेयर जो है वो 10 रुपये का पड़ा, और उनकी जो पार वैल्यू है वो 5 रुपीज़ है, ठीक है। तो यानी कि अब जो है वो स्टॉक को वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, 10 रुपये कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि पार पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 500 के एक शेयर की जो पार वैल्यू है 5 रुपये, तो पार वैल्यू के हिसाब से उनको ये शेयर जो है वो 2,500 के उन्होंने रिकॉर्ड किए, ठीक है। तो ट्रेजरी स्टॉक जो है उनकी वर्थ यहाँ पे लिखी हुई है 2,500, और कैश जो है वो भी 2,500 के हैं, ठीक है, क्योंकि कैश भी उन्होंने 2,500 ही वो रिकॉर्ड करेंगे कैश भी। बल्कि सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हुई थी, कैश जो है वो 5,000 ही आएंगी, क्योंकि उन्होंने एक कॉस्ट उनको जो पड़ी वो 10 रुपये ही पड़ी, ठीक है। यानी कि 500 शेयर्स उन्होंने 10 रुपये की खरीदे। अब रिकॉर्डिंग पर्पज़ के लिए वो उनको पार वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी कि 2,500 पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। कैश तो उन्होंने 5,000 ही पे किए,
लेकिन फिर एक और यहाँ पे डेबिट की साइड पे एक और एंट्री आ जाएगी, पेड इन कैपिटल इन डिस्काउंट टू पार, ठीक है, डिस्काउंट मतलब कि पार से कम में जो ख़रीदा तो वो जो है वो 2500 यहाँ पर डेबिट की साइड पे एक और चीज़ रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे कि कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। द कंपनी यूजली यूज़ कॉस्ट मेथड, द पार मेथड इज़ वेरी अनकॉमन, ठीक है। ये जो पार मेथड है वो काफ़ी अनकॉमन होता है, बहुत ही रेयर होता है, और जो कंपनी मोस्टली यूज़ करती है वो कॉस्ट मेथड करती है, यानी कि उसकी जो इस कॉस्ट पे उनको ख़रीदा है वही कॉस्ट रिकॉर्ड करती है, ठीक है। ट्रेजरी स्टॉक इज़ अ कॉन्ट्रा स्टॉक होल्डर एक्विटी अकाउंट एज इट रिड्यूसेस द स्टॉक होल्डर्स एक्विटी, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर लिया है कि जो ट्रेजरी स्टॉक होता है वो कॉन्ट्रा स्टॉक होल्डर एक्विटी अकाउंट होता है, क्योंकि बैलेंस शीट में जो है नेगेटिव साइड, नेगेटिव एज अ नेगेटिव अमाउंट में आता है, और ये जो स्टॉक होल्डर एक्विटी से माइनस होके फिर हम जो टोटल स्टॉक होल्डर एक्विटी लिखते हैं, ठीक है। फिर ऑल्सो दीज शेयर्स ऑफ कंपनीज एंड these shares of companies and belongs to them, that means they will not be earning any dividend और गिवन एनी वोटिंग राइट्स, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये कोई भी डिविडेंड जायज़ बात है कि आप जो डिविडेंड दूसरों को दे रहे हो, ठीक है, तो आप अपने आप को तो नहीं दोगे ना डिविडेंड। तो जिसकी वजह से या डिविडेंड जब कंपनी जो इनको अक्वायर कर लेती है और ये जो ट्रेजरी कॉमन स्टॉक से ये ट्रेजरी स्टॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो कंपनी जो है इन पर डिविडेंड नहीं देती है, ठीक है। ये इन पर डिविडेंड इशूड नहीं होते, ठीक है, जिसकी वजह से अर्निंग पर शेयर और जो डिविडेंड बाकी शेयर्स के ऊपर है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये कहाँ पे आते हैं बैलेंस शीट के, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो मैं कब से कह रहा हूँ कि स्टॉक होल्डर एक्विटी में जो आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखो कि ये लिखा हुआ है रिटेन अर्निंग्स, और रिटेन अर्निंग्स के नीचे ये आपके ट्रेजरी स्टॉक्स, ठीक है। तो ये और ये देखो ये माइनस में है, तो ये माइनस में होते हैं, और ये कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट है, तो जिसकी वजह से ये कॉमन स्टॉक से CS यानी कि कॉमन स्टॉक से माइनस होके आता है, ठीक है। फिर आपकी टोटल स्टॉक होल्डर एक्विटी यहाँ पे रिकॉर्ड होती है। अब सेलिंग ऑफ अ ट्रेजरी स्टॉक हमने यहाँ पे देख लिया कि किस तरह उनकी जो परचेजिंग होती है, फिर परचेज के करने के बाद उनकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो कैसे होती है। अब हम जानेंगे कि वो जब वापस रीसेल कर होते हैं तो फिर वो किस तरह उनकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। ना कंपनी की सेल अबव और बिलो द कॉस्ट ऑफ दीज स्टॉक्स, यानी कि जो उनको कॉस्ट पड़ी है, जैसे 10 रुपये उनको कॉस्ट पड़ी है, वो 12 रुपये में बेच सकते हैं और 8 रुपये में भी बेच सकते हैं, ठीक है। बोथ इंक्रीज इज एसेट एज वेल एज स्टॉक होल्डर एक्विटी, ठीक है। दोनों जो है वो स्टॉक होल्डर एसेट्स भी इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हमने अबव बेचा और बिलो बेचा कैश तो आएगा ही आएगा, तो जिसकी वजह से एसेट्स भी आपके बढ़ जाएंगे, और सिमिलरली जो है आपकी स्टॉक होल्डर्स एक्विटी है वो भी बढ़ जाएगी इनको सेल करने से, ठीक है। और ये दोनों सेम अमाउंट से बढ़ेगी, कैश भी और इक्विटी भी, यानी कि एसेट्स भी और इक्विटी भी, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर हमारी जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अब पहले हम देखते हैं कि अबव कॉस्ट किस तरह रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। अब देखो ABC कंपनी जो है वो उन्होंने सोल्ड किया 500 शेयर्स, और एक शेयर जो है उसने 12 रुपये का सोल्ड किया, और उनको जो है वो 10 रुपये का पड़ा, ठीक है। 10 रुपये का शेयर जो उनको पड़ा था उनको 12 रुपये में सोल्ड किया, ठीक है। तो कैश कितना आया 6000, ठीक है। 500 मल्टीप्लाई बाई 12 6000 को कैश आया, ठीक है, क्योंकि 12 रुपये का इन्होंने परचेज सेल किया, ठीक है, और 10 रुपये का परचेज किया था, ठीक है। तो 2 रुपये उनको हम कह सकते हैं कि गेन हुआ, ठीक है। यहाँ पर 2 रुपये उन्होंने ज़्यादा में बेचा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रेजरी स्टॉक्स जो है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएंगे 5000 से, ठीक है, क्योंकि ये 10 रुपये के खरीदे थे, और पेड इन कैपिटल फ्रॉम ट्रेजरी स्टॉक्स जो है वो 1000 रुपये से यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगेन आपकी जो कैश साइड है और आपकी जो इक्विटी साइड है दोनों बढ़ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि पेड इन कैपिटल फ्रॉम ट्रेजरी स्टॉक ये बिल्कुल रिटेन अर्निंग के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर ये क्रेडिट साइड पे तो उसका मतलब ये पॉजिटिव में प्लस में, ठीक है। इसी तरह अगर ट्रेजरी स्टॉक्स भी हमारा क्रेडिट साइड पे तो उसका मतलब कि कंपनी इनको सेल आउट कर चुके दे चुके, तो जिसकी वजह से हमारी जो 5000 थे वो भी 5000 हम नहीं लिखेंगे, और हमारी जो स्टॉक होल्डर एक्विटी है वो अब 5000 से कम नहीं होगी, तो जिसकी वजह से ये दोनों साइड्स बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है। फिर है हमारी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में हम देखेंगे कि इस तरह कॉमन स्टॉक जो है वो 5000 आ जाएंगे, ठीक है, 5000 से बढ़ जाएंगे कॉमन स्टॉक, और जो पेड इन कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग 1000 से यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी, और ये दोनों पॉजिटिव में, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारी जो बैलेंस शीट की इक्विटी सेक्शन है वो 6000 से यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी, और यहाँ पर जो है मतलब टोटल इक्विटी यहाँ पर 6000 आ जाएगी, और हमारे पास एसेट की साइड पे कैश है 6000 का, ठीक है।
6000 का कैश है और जिसके वजह से टोटल एसेट भी 6000 सा रिकॉर्ड हो जाएगा और ये दोनों चीज़ें जो है वो बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब वो अपनी कॉस्ट से कम में सोल्ड होते हैं। ठीक है, तो फिर किस तरह उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, अब ABC सोल्ड इट्स ट्रेजरी स्टॉक 500 शेयर्स ₹8 पे उन्होंने सेल किए, जबकि ख़रीदे थे ₹10 पे। ठीक है, अब ₹10 का शेयर जो ₹8 पे सेल किया तो इसका मतलब कि ₹2 कम में सेल किया। ठीक है, तो कैश कितने आया, 4000 आया, क्योंकि 500 शेयर्स सेल किए थे ₹8 में। ठीक है, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 4000 कैश आया। अब बाकी जो लॉस है वो आएगा आपका यहाँ पे रिटेन अर्निंग्स में। ठीक है, 1000 ये यहाँ रिकॉर्ड होंगे, ये अगेन यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, सो यहाँ पे रिटेन अर्निंग्स 1000 यहाँ आ जाएंगी और ट्रेजरी स्टॉक जो आपके थे 5000 के आपने खरीदे थे वो आपने सोल्ड कर दी, तो ये आपके यहाँ से चले गए। ठीक है, पहले आपके पास जब आपने परचेज़ किए थे तो ये नेगेटिव में थे, अब आपने सोल्ड कर दी तो ये पॉजिटिव में, यानी कि स्टॉक होल्डर इक्विटी से अब 5000 माइनस नहीं होंगे, तो ये 5000 जो स्टॉक होल्डर इक्विटी रहेगी। ठीक है, और इसी तरह ये जो रिटेन अर्निंग्स हैं उसमें यहाँ पर नेगेटिव में बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, डेबिट बैलेंस आ जाएगा, तो रिटेन अर्निंग यहाँ पे आपकी माइनस में आ जाएंगी। ठीक है, और कैश जो है आपका ये इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आपके कैश जो है वो पॉजिटिव में है। ठीक है, सो कंपनी डू नॉट रिकॉर्ड एनी गेन्स और लॉसेस फ्रॉम दीज ट्रांजेक्शन। इन ट्रांजेक्शन से कोई भी कंपनी ये नहीं कहती है कि हमें ये रियलाइज प्रॉफिट हुआ है तो हम जो है इसको अपनी नेट इनकम में भी डालें। ठीक है, तो इस तरह नहीं होता है, क्योंकि ये जो मामला है वो सिर्फ कैश और स्टॉक होल्डर इक्विटी के दरमियान का मामला है। ठीक है, जैसे कैश जो बढ़ता है तो स्टॉक होल्डर इक्विटी भी बढ़ जाती है, और स्टॉक होल्डर इक्विटी कम होती है तो कैश भी कम हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप बाय बैक करते हो तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, कैश देना पड़ता है स्टॉक होल्डर्स को। ठीक है, जिनसे आप खरीद रहे हो। ठीक है, नाउ इफ़ यू हैव पेड इन कैपिटल फ्रॉम ट्रेजरी स्टॉक देन इट विल बी डेबिट इंस्टेड ऑफ रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, अगर लेट सपोज कि आपको जो है वो आपके पास जो है पेड इन कैपिटल फ्रॉम ट्रेजरी स्टॉक ये पॉजिटिव में था। ठीक है, पॉजिटिव में था यानी कि अभी तक रिमेनिंग था। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे जो है ट्रेजरी स्टॉक्स कम में सेल होते हैं, यानी कि उनका कुछ हिस्सा कम में सेल होता है, जिसे ₹8 में सेल होता है। ठीक है, फिर रिटेन अर्निंग की जगह पे हम पेड इन कैपिटल को भी लेस में लिख सकते हैं, यानी कि पेड इन कैपिटल को ख़त्म कर सकते हैं पहले, फिर रिटेन अर्निंग को हम नेगेटिव में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि पेड इन कैपिटल मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव बैलेंस होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास बैलेंस शीट बनी हुई है बिलो इट्स कॉस्ट वाली। ठीक है, कि अगर वो अपनी कॉस्ट से कम में सेल हो तो किस तरह उसकी बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, सो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कॉमन स्टॉक 5000 है और जो ये रिटेन अर्निंग है वो आपकी -1000 है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि रिटेन अर्निंग जो है वो डेबिट साइड पे है, तो इसका मतलब कि ये माइनस में है। ठीक है, तो ये -1000 है, तो यहाँ पर ये जो टोटल बैलेंस है वो कितना हो रहा है, 4000 हो रहा है। इसी तरह हमारे पास जो कैश है वो भी 4000 ही हमारे पास आया, क्योंकि हमने जो है वो ₹8 का भेजा था एक शेयर, तो जिसके वजह से कैश जो है वो हमारे पास 4000 आए। ठीक है, 500 शेयर्स थे, एक शेयर पर ₹8 मिले, 500 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये आगे 4000। ठीक है, तो यहाँ पे कैश यानी कि टोटल एसेट्स भी हमारे पास 4000 है। ठीक है, तो ये भी बैलेंस हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब ये हमारी पेड इन कैपिटल उसमें पॉजिटिव में हो। ठीक है, यानी कि हम उसमें बैलेंस पड़ा हो और हमने जो है अपने कुछ ट्रेजरी स्टॉक्स नए मतलब उसमें सेल किए हो, कम में सेल किए हो। ठीक है, उसकी कॉस्ट के बिलो में सेल किए हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पेड इन कैपिटल फ्रॉम ट्रेजरी स्टॉक की। अब देखो कि जो 500 शेयर्स है उसमें से सिर्फ 250 शेयर्स उन्होंने जो है वो वापस मतलब सेल आउट कर दिए, कितने में, ₹8 में। ठीक है, और अब इनको आ गए 2000 रुपीज़ प्रॉफिट। ठीक है, अब लेकिन जो एक शेयर था वो ₹10 का था। ठीक है, तो इसका मतलब जब 250 से अगर ये सेल आउट होता ₹10 का शेयर, तो ये आने थे 2500 रुपीज़। ठीक है, अब ये पेड इन कैपिटल का टी अकाउंट है। ठीक है, और पेड इन कैपिटल में ऑलरेडी हमारे पास 1000 रुपीज़ बैलेंस पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब जो ये 500 रुपीज़ हमने कम में परचेज़ किए हैं, क्योंकि 500 हमने जो ₹8 में परचेज़ किया तो 500 रुपीज़ का लेट सपोज के हमें जो है पैसे कम मिले हैं। ठीक है, वैसे गेन और लॉस तो उसमें नहीं होता, लेकिन हम फिर क्या करते हैं कि इसमें से फिर अब आप जो है वो लेस करोगे 500 रुपये। ठीक है, तो जिसकी वजह से अब आपके पास जो ये नया यहाँ पर क्या बैलेंस जो होगा 500 के माइनस करने के बाद
आपका जो ये तो यहाँ पे टोटल तो आपका बैलेंस जो आपके पास वो तो 1000 का पूरा ही होगा टी अकाउंट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप जो कैरी फॉरवर्ड कर दोगे कितने, CF कर दो कैरी फॉरवर्ड 500 के, ठीक है। यानी कि अब ये बताएगा कि आपका जो बैलेंस है पेरेंट कैपिटल में वो 500 रुपीज़ ही बचा है, ठीक है। तो इस तरह भी कंपनी के पास अगर पेरेंट कैपिटल में बैलेंस पड़ा हुआ हो तो वो इस तरह भी एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। फिर रिटेन अर्निंग की एंट्री नहीं आएगी, फिर ये पेरेंट कैपिटल कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।